हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई एक नया वीडियो लेकर फिर से हाजिर हूँ। अब इस वीडियो में मैं आपको 40 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 9th के साइंस सब्जेक्ट से, मैं इसे लेकर आ गया हूँ। और इसमें जो है मैं एक एक क्वेश्चन जो बताऊंगा वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि डायरेक्ट जो है एग्जाम में आएगा इससे क्वेश्चन। और यह जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट समझ लो मैं पेपर लीक करके लाया हूँ, और ये पेपर लीक ही समझ लो। और इससे जो है एक एक क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। चलिए हम एक जो है सबसे पहले एक एक करके क्वेश्चन बताते हैं, और उसके लिए मैं देरी जो है वो बिल्कुल भी नहीं करता हूं, और एक एक क्वेश्चन को आपको समझाता हूं। आप जो है शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है लिखा हुआ है, खरपतवार फसल के पौधों को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे खरपतवार जो होते हैं वो पौधे को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन देखेंगे सी नंबर, फसलों के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं जिससे पोषक तत्वों की कमी उपलब्ध होती है। मीन्स फसलों के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं जिससे पोषक तत्वों की कम उपलब्धता होती है। मीन्स ये जो होते हैं खरपतवार, वो जो पौधों को मिल रहे होते हैं पोषक तत्व, वो पोषक तत्व को वो भी ले लेते हैं जिससे पौधों को जो है वो खरपतवार वो जो है पोषक तत्व की कमी हो जाती है। और वही पोषक तत्व कमी इसके वजह से होती है, जो खरपतवार उसके साथ उग जाते हैं वो जो है वो पोषक तत्व को ग्रहण कर लेते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो राइट आंसर है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो लिखा हुआ है क्या, अगला क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है, पोल्ट्री पक्षी की विदेशी नस्ल जिसमें अंडे देने की क्षमता अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए में ही है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे वाइट लेगॉर्न जो है ऑप्शन नंबर ए, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन जो है वो अगले पेज पे है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है क्या, मधुमक्खी की निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी एक इतावली प्रजाति है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखेंगे तो मधुमक्खी की इतावली प्रजाति कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, लिखा है एपिस मेलिफेरा। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो चौथा नंबर क्वेश्चन है, बारूद होता है। तो बारूद जो है वो क्या होता है, तत्व होता है कि यौगिक होता है कि मिश्रण होता है कि तरल होता है। तो अगर हम ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है, ये बारूद जो है वो मिश्रण होता है। चलिए बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर जो 5 लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, विभिन्न विधियों से प्राप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला जो होता है वो भी आप देखते चलेंगे, CU वो होता है क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो जो क्यूप्रिक ऑक्साइड के नमूने में कॉपर और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्राएं एक ही पाई गई, जिस नियम की संतुष्टि होती है वह कौन सी नियम है। तो अगर हम देखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है वो सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, स्थिर अनुपात का नियम। अगर स्थिर अनुपात का नियम से देखेंगे तो कॉपर और ऑक्सीजन की जो मात्राएं हैं इसमें जो है वो इसकी प्रतिशत मात्राएं जो है वो एक ही पाई गई है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा हुआ है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का वो कितना गुना होता है। ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, ऑप्शन जो है ऑप्शन ए में लिखा हुआ है लगभग 200 गुना, बी में 2000 गुना, लगभग
1000 गुना, और डी में जो है वो 100 गुना। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन जो है यहाँ पे वो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा, लगभग 2000 गुना। च- चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं क्या है। लिखा हुआ है दिए गए दूरी समय ग्राफ, ये जो है वो वाई एक्सिस पे दूरी है, ये वाई एक्सिस पे दूरी है, और यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस पे क्या है, समय है, और वाई एक्सिस पे ये दूरी दिया हुआ है। तो दूरी समय ग्राफ में हमको चाल निकाल के बताना है। तो चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा समय। तो देखो दूरी यहाँ पे अगर देखेंगे तो दूरी जो है वो, अगर यहाँ पे देखेंगे दूरी, तो अगर मान लो 32 ले लेते हैं दूरी, और यहाँ पे अगर उसी समय में देख लेते हैं, उसी उसी ग्राफ में देख लेते हैं टाइम कितना है, तो 4 लिखा हुआ है। तो अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो 8 आएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 7 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। या फिर आप ऐसे नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ग्राफ में से 24 वाला लेते हैं तो 24 के सामने जो टाइम दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है, तो 3 वाला 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 बार में कटेगा, तो इसका भी आंसर 8 ही आ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका आंसर 8 ही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है क्या। लिखा हुआ है एक समान वृत्तीय गति में, तो एक समान वृत्तीय गति में जो है वो ऑप्शन को देखेंगे तो चाल अचर और वेग जो है वेग चर रहते हैं। मीन्स यहाँ पे स्पीड जो है वो कांस्टेंट होता है, और वेलोसिटी जो होता है वो वेरिएबल होता है। ध्यान ये रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। लिखा है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो कौन सा युग्म गलत है, तो यहाँ पे देखना है ऑप्शन जो है, अगर हम देखेंगे 9 का, तो 9 का ए नंबर जो है वो युग्म जो है वो गलत है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो है वो कोशिका का रसोई घर, तो कोशिका का जो रसोई घर है ये क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ये ऑप्शन जो है वो गलत है। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ऑप्शन जो है वो सही है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट पेज पे है। तो नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। वो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ है पौधों के मूल रोम मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। पौधे के मूल रोम मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं, तो वह कौन सी प्रक्रिया से अवशोषित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में है प्रासरण। प्रासरण प्रक्रिया से अवशोषित करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो देखेंगे। लिखा हुआ है इनमें से कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कौन संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो लिखा हुआ है, यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है। ये बात ये जो है ना वो गलत है। चलिए हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है वो 12 है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। तो परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए में ही है रदरफोर्ड, तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। अगला क्वेश्चन जो है लिखा वैसे तत्व जिनके परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो उसको जो है जिसको हम संभारिक कहते हैं, जिसके परमाणु संख्या क्या होते हैं समान होते हैं, और द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट पेज। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में देखते हैं 14 नंबर क्या बोल रहा है। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कक्षा एम में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एक इसका एक सामान्य फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला होता है 2n स्क्वायर। तो 2n स्क्वायर इसका फार्मूला होता है, और n जो होता है कक्षा मतलब अगर के फर्स्ट सेल है तो फर्स्ट सेल को के बोलते हैं। तो के इक्वल टू यहाँ पे अगर फर्स्ट सेल है तो के जो है अगर फर्स्ट सेल है तो n इक्वल टू जो है वो फर्स्ट सेल के लिए 1 लेना है। उसी तरह से अगर के जगह पे एल सेल होता तो एल जो है वो दूसरा सेल होता है, उस समय n के इक्वल टू कितना लेंगे 2 लेंगे 2 लेंगे। अच्छा m का बात कर रहा है यहाँ पे,
तो m जो है उस समय तीसरा सेल होगा और तीसरा सेल में n इक्वल टू जो है वो 3 लेंगे और 3 लेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 2 इंटू 3 पे स्क्वायर, तो 2 इंटू 3 पे स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 18। मीन्स इसका आंसर जो हो जाएगा वो 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में ही दिया हुआ है, तो 14 का आंसर जो है वो सी हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है क्या, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। लिखा है यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वह क्या होगा। यहाँ पे देखेंगे यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वह ऑप्शन नंबर अगर डी को देखेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी। ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है वो डी हो जाएगा। हम बताते हैं इसका आंसर ये कैसे हो जाएगा। जैसे हमको जो होता है फॉर्मूला ये पता है कि F इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है, F इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है। तो यहाँ पे ये 1 न्यूटन का दिया हुआ है फोर्स, ये 1 न्यूटन दिया हुआ है और इज इक्वल टू मास भी मेरा दिया हुआ है, द्रव्यमान जिसको हम लोग बोलते हैं 1 केजी, तो ये 1 केजी दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो हमको निकालना है क्या त्वरण, जिसको एक्सलेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला जो है वो 1 न्यूटन ऊपर में हो जाएगा और 1 केजी जो है वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे न्यूटन बाई केजी, यहाँ पे जो होता है यहाँ पे 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे जो है वो न्यूटन पर केजी बोलेंगे। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगा। तो यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा इसका आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर जो है इसका डी होगा, यहाँ पे 1 आ रहा है ना तो 1 ही आंसर होगा। और न्यूटन बाई केजी को अगर सॉल्व करेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है जड़त्व का गुण। तो जड़त्व का गुण क्या होता है वो अगर देखेंगे ऑप्शन को तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी में ही लिखा हुआ है, प्रत्येक वस्तु में होता है। जड़त्व का गुण जो है वो क्या होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। लिखा हुआ है किसी 6 केजी द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। कहने का मतलब ये द्रव्यमान यहाँ पे दिया हुआ है, ये द्रव्यमान दिया हुआ है और ये जो है वो त्वरण दिया हुआ है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बल इज इक्वल टू फार्मूला होता है या फिर फोर्स इज इक्वल टू फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान इंटू गुने 4 जो है यहाँ पे क्या है वो त्वरण है। मीन्स बल इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। तो द्रव्यमान गुने त्वरण ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे तो 24 आएगा। तो 24 न्यूटन जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी में है तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है वो 18। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर जो है वो क्या लिखा हुआ है, जाइलम किससे बना होता है। तो जाइलम जो होता है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैकिड्स, तो इससे भी बना होता है और वाहिकाएं तो इससे भी बना होता है। तो ये दोनों ऑप्शन नंबर सी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में है तो ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है टेंडन एक संरचना है जो जोड़ती है। तो टेंडन जो है एक संरचना है जो किसे जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है मांसपेशी को हड्डी से जोड़ती है, उसको टेंडन बोलते हैं। और लिगामेंट जो बोलते हैं वो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ती है, उसको बोलते हैं ये लिगामेंट। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले को बोलते हैं क्या, लिगामेंट। और ये तो है टेंडन, तो एक मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाली होती है।
चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है 20 नंबर है, लिखा हुआ एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ जिसमें हाथ की 2 लंबी हड्डियां उखड़ गई। निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है? तो इसका जो होगा आंसर, इसका अगर राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, लिगामेंट जो है वो टूट गया। तो लिगामेंट टूट गया होगा जिसके वजह से क्या हो गया, इसके हाथ की जो 2 लंबी हड्डियां वो उखड़ गई। चलिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 21, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक की द्रव्यमान संख्या लिखा हुआ है। यहाँ पे द्रव्यमान संख्या जो है वो कितना है, द्रव्यमान संख्या जो है वो 23 दिया हुआ, 23 दिया हुआ है। और यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो 12 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या निकालना है, परमाणु संख्या निकालना है। तो परमाणु संख्या हम कैसे निकाल पाएंगे? तो परमाणु संख्या जो होता है निकालने का तरीका, एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम फॉर्मूला बताते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू पी प्लस एन, ए इज इक्वल टू पी प्लस एन। यहाँ पे एन जो है न्यूट्रॉन है, पी 4 प्रोटॉन है, और ए से जो है वो मास नंबर है, द्रव्यमान संख्या है। तो समझना, ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये और ए जो है यहाँ पे N4 न्यूट्रॉन, P4 प्रोटॉन, और ए जो है वो द्रव्यमान संख्या है, मास नंबर है। तो यहाँ पे मास नंबर जो है वो 23 दिया हुआ है, और न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो 12 दिया हुआ है। अब हमको निकालना है क्या, परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या निकालने के लिए पहले प्रोटॉन निकाल लेते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला में बैठा लेंगे। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो P बराबर जो होगा वो होगा 23 माइनस 12। तो 23 में से 12 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 11, और ये आ गया प्रोटॉन की संख्या। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है, Z इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ई। और यहाँ पे देखेंगे कि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, और उतना ही क्या होता है, जेड से परमाणु संख्या। तो जेड से होता है परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या जो होगा वो प्रोटॉन के बराबर होगा, और प्रोटॉन यहाँ पे 11 आ गया है, तो इसका राइट आंसर 11 होगा। ऑप्शन ए में ही 11 दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है क्या, अगला क्वेश्चन 300 केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलने पर मान होगा। तो 300 केल्विन है, और इसको जब सेंटीग्रेड में बदलेंगे तो इसका जो मान होगा वो क्या होगा। ऑप्शन नंबर अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी 27 डिग्री, ये 27 डिग्री जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि केल्विन में से जब 273 डिग्री को माइनस कर देते हैं तो ये जो आता है मेरा सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस या फिर सेंटीग्रेड आता है। तो यहाँ पे केल्विन का वैल्यू दिया हुआ है 300 केल्विन दिया हुआ है, और इसमें से 273 जो है वो अगर माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, 27 डिग्री सेंटीग्रेड ही तो बचेगा, और यही जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो है अगला वो लिखा हुआ है क्या, 96 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या कितनी होगी। तो ये 96 ग्राम जो है ना, यहाँ पे जो है वो कार्बन का द्रव्यमान दिया हुआ है। तो द्रव्यमान अगर दिया हुआ है तो यहाँ पे 96 ग्राम, और कार्बन का जो होता है वो मास नंबर अगर बात करेंगे, द्रव्यमान संख्या तो होता है 12। तो अगर इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आएगा क्या, 8 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो 24 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2 कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के समानुपाती, वर्ग के समानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, या फिर व्युत्क्रमानुपाती। तो देखो जो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल टू, देखना, G इंटू M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो ये जो होता है R जो होता है वो दूरी को दिखाता है। तो देखेंगे ये फोर्स मीन्स बल जो है
दो कणों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है, बल जो है वो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। नीचे होने का मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती है, तो देखो ये व्युत्क्रमानुपाती है, और वो भी क्या, वर्ग का, क्योंकि ये स्क्वायर हुआ है तो वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है। अगला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है, यदि कोई अंतरिक्षयान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दूरी, यदि कोई अंतरिक्षयान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, समझना है। यहाँ पे जो है ना वो दूरी जो है वो क्या कर दिया है, दोगुनी कर दिया है। तो दूरी दोगुनी करने पे जो त्वरण होता है, त्वरण का मान जो होता है वो क्या हो जाता है वो देखना है। सबसे पहले ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ये होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या कि इसका जो आंसर होगा 2.45 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन नंबर 26 जो है, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बराबर है, तो आपेक्षिक, किसी पदार्थ का जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो किसके बराबर होता है। तो ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, ऑप्शन जो है ए नंबर पदार्थ का घनत्व बटा में परमाणिक पदार्थ का घनत्व। तो यहाँ पे जो है ये इसका फॉर्मूला होता है आपेक्षिक घनत्व का। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है, लीनियस द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली है। तो लीनियस जो है कौन सा नामकरण प्रणाली दिया था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे, द्विपदी जो है वो लीनियस ने नामकरण की पद्धति को दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, तो वर्गीकरण की अगर मूल इकाई का बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है प्रजाति। वर्गीकरण की जो मूल इकाई है वो कौन सी है, प्रजाति। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है अगला वो देख लेते हैं 29 नंबर जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, एंजियोस्पर्म पौधों की विशेषता क्या है। तो एंजियोस्पर्म जो पौधे हैं उसकी जो विशेषता है वो अगर उसको देखेंगे तो ऑप्शन में लिखा हुआ है बी नंबर में, फल में बंद बीज, मतलब फल के अंदर जो होते हैं वो बीज होते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है वो 30 में लिखा हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र है वो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, CaOH का होल ट्वाइस, मीन्स CaOH का होल ट्वाइस में लिखा हुआ है, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कैसे होगा ये देखना है, तो Ca पे क्या होता है, +2 चार्ज होता है, और यहाँ पे अगर OH का बात करेंगे तो OH पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है 1। तो इसका ये 2 और इसका ये 1, ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को दे देते हैं। तो ये जो है कैल्शियम जो है 1 को गेन कर लेगा, तो 1 को हमको लिखना नहीं पड़ता, और हाइड्रोक्साइड जो है यहाँ पे 2 ले लेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे OH का होल ट्वाइस ऐसे, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी इसका अगर कंप्लीट नॉलेज आप चाहते हैं तो वीडियो में हमेशा बने रहें, तो एक बार जो है हम इसका पूरा कंप्लीट जो है कैसे बनता है फॉर्मूला केमिकल का, तो केमिकल फार्मूला हम लिखने के लिए बता देंगे। इसलिए आप जो है वीडियो में हमेशा लगातार जो है वो बने रहेंगे और दोस्तों को भी शेयर करेंगे, ताकि हम मोटिवेट हो, तभी हम आपको फ्री कंटेंट दे सकेंगे, अच्छे से पढ़ा पाएंगे। चलिए हम अभी फ़िलहाल के लिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है, अपने सिर पर 20 केजी का बक्सा उठाए कोई कुल्ली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 10 मीटर चलता है, गुरुत्व बल के विरुद्ध कुल्ली द्वारा किया गया कार्य होगा। तो कुल्ली जो है वो कितना काम करेगा वो हमें बताना है। तो ऑप्शन जो है वो 0 जूल लिखा हुआ है, ऑप्शन डी नंबर में, तो 0 होगा, क्योंकि एक फार्मूला होता है
वर्क इज इक्वल टू, समझना, वर्क इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है F.S कॉस थीटा, कॉस थीटा। अगर इसके बारे में आप जानते होंगे तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे जो है 20 केजी का बक्सा उठाकर जो है कोई कुल्ली क्षैतिज प्लेटफॉर्म के 10 मीटर चलता है, तो 10 मीटर चलता है, लेकिन यहाँ पे जो है अपने सिर पे रखा हुआ है सामान, तो यहाँ पे कॉस थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाता, कॉस 90 हो जाता है, और कॉस 90 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, कॉस 90 का जो वैल्यू है वो 0 हो जाता है ना। यहाँ पे जो कॉस 90 है उसका वैल्यू 0 हो जाता है, तो यहाँ पे फोर्स कुछ भी लगे और दूरी कुछ भी चले, तो जब 0 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो जो वर्क हो जाएगा वो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए वर्क जो हो जाता है वो पूरा 0 हो जाता है। बाकी जो है ऐसे और भी क्वेश्चंस आएंगे हमारे ये चैनल में, तो आप जो है एक एक करके अगर सारा क्वेश्चन देखेंगे तो आपको एक एक करके सारा क्वेश्चन का एनालिसिस पता चल जाएगा। यहाँ पे जो है हम अभी जो है फिलहाल अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए वो देखेंगे, 1 केजी की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जब इसकी चाल होगी। तो देखना यहाँ पे जो है वो गतिज ऊर्जा का बात कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इंग्लिश में बोलते हैं गतिज ऊर्जा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है क्या, हाफ 1/2 जिसको बोल सकते हैं mv²। तो समझना, अगर मेरा काइनेटिक एनर्जी 1 जूल दिया हुआ है तो ये अगर 1 जूल हमको रखना है तो ये 1 जूल लाने के लिए ये 1/2 और इंटू यहाँ पे जो है मास का वैल्यू दिया हुआ है 1 kg, मीन्स 1 यहाँ लिख लेंगे और यहाँ जो है वो v² लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे जो है वो फाइनली क्या करना होगा, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो v का जो वैल्यू निकालेंगे, जो v का वैल्यू आएगा वो v का वैल्यू आएगा जो चाल बताएगा, और v का वैल्यू जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इसका राइट हो जाएगा, 1.44 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको पता चल जाएगा। चलिए ऐसा और भी क्वेश्चंस आपको मिलेगा चैनल पे, लेकिन आप जो है लगातार वीडियो पे बने रहेंगे तभी, अदरवाइज जो है आप इस तरह के क्वेश्चन को मिस कर जाएंगे, और ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए फिलहाल जो है समय को बिना बिताए हुए हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो 33 नंबर है, और 33 नंबर क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है, यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकेंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति क्या होगी। तो शक्ति इज इक्वल टू, जो कि फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू, वो होता है क्या, W/T, मीन्स वर्क बाई टाइम। तो यहाँ पे देखेंगे वर्क जो है वो 25 जूल दिया हुआ है, तो 2500 जूल दिया हुआ है, और टाइम जो है वो टाइम जो है यहाँ पे 5 दिया हुआ है। तो अगर हम देखेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 से जो कटेगा वो 5 से 25 जो है 2500 जो है 500 बार में कटेगा, लेकिन ये जो आएगा वो वॉट में आएगा। अब इसको जब 500 को हमको क्या करना होगा, किलोवाट में बदलना होगा, तो 1000 से हमको क्या करना होगा, डिवाइड कर देना होगा। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.0 जो है वो 5 आ जाएगा। 1 मिनट, 0.5 जो है इसका आंसर हो जाएगा, और वो भी क्या, किलोवाट में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 33 का ऑप्शन नंबर डी होगा। अब बताइए, इस तरह का एनालिसिस जो है यूट्यूब पे कोई नहीं देता है। अगर हमारे चैनल में आप बने रहेंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन कंप्लीट एनालिसिस मिलेगा, एकदम जो बेहतर तरीके का एनालिसिस होता है वो मिलेगा। थोड़ा वीडियो जो है समझाने में तो लंबा हो ही जाएगा, तो इसको जो है आप थोड़ा इग्नोर करके चलेंगे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा काला जार का कारण बनता है। तो अगर ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी, लिस्मेनिया। लिस्मेनिया जो है ना वो काला जार का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर लिखा हुआ है, एक संक्रामक रोग किसके कारण होता है। तो एक संक्रामक रोग जो होता है ऑप्शन नंबर सी,
रोगजनक है। एक संक्रामक रोग किनके कारण होता है, तो रोगजनक, इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन को देखेंगे 36 नंबर। तो 36 नंबर में लिखा हुआ है, एक स्टेथोस्कोप में हृदय के धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है। वो गल एक स्टेथोस्कोप में हृदय के धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है। एक ऑप्शन तो दिया हुआ है सोनिक बूम जैसा, बाकी दूसरा ऑप्शन जो है वो देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे है, तो दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, चलिए दूसरा ऑप्शन को देखते हैं। लिखा हुआ है एक सरल रेखा में, फिर अगला लिखा हुआ है नली में बारंबार परिवर्तन द्वारा, फिर अगला ऑप्शन है नली में मुड़ जाने के कारण। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है वो अगला 37 नंबर। लिखा हुआ स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने वाली सतह से स्रोत को कम से कम कितना दूर रहना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आंसर देखेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 17.2 मीटर, 17.2 मीटर जो लिखा हुआ ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है वो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 38 नंबर। 38 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे जो 38 क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ 38 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा वेट कीजिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन इसको इरेज कर लेते हैं पहले। 38 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी बना हुआ है, ऑप्शन नंबर बी स्टील, स्टील में जो होता है ध्वनि का चाल सबसे अधिक होता है। अगर आप एनसीईआरटी क्लास 9th का देखेंगे तो साउंड चैप्टर में, ये ध्वनि वाले चैप्टर में स्टील में कितना होता है, वायु में कितना होता है, जल में कितना होता है, ये पूरा एक टेबल में बना हुआ है। उसमें से आप कुछ कुछ जो है इम्पॉर्टेंट उसको लर्न कर लें, याद कर लें, वो जो है आपको बहुत ही मदद करेगा इसको देखने में। हम एक एक करके इसी तरह से जो है वो कहाँ से क्वेश्चन आता भी है ये भी हम आपको बताएंगे। इसलिए आप वीडियो में हमेशा बने रहें, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको कहीं जो है यूट्यूब पे ऐसा और भी कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए हम अगला क्वेश्चन अभी फ़िलहाल बढ़ रहे हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगला क्वेश्चन जो है 39 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है सौर विकिरण गर्म करता है। तो सौर विकिरण जो है वो किस चीज़ को गर्म करता है। तो ऑप्शन नंबर अगर ये देखेंगे तो लिखा हुआ है जल निकायों की तुलना में भूमि को तेजी से। मतलब जो वाटर बॉडी होता है ना, उसको जो है उससे ज़्यादा कहीं भूमि को गर्म कर देता है, अर्थ को गर्म कर देता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये फाइनल क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो लिखा हुआ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मुख्य रूप से वायुमंडल में, ऑक्सीजन मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस आती है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण से। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और वो ऑक्सीजन वायुमंडल में आ जाता है। तो यही क्वेश्चन तो रिलेटेड था। अब हम देखो ये जो है 40 क्वेश्चन का इतने बेहतर तरीके से जो है वो डिस्कशन करवाए हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होंगे तो आपको ये एहसास हो गया होगा कि बेहतर से बेहतर कंटेंट जो है बस यही यूट्यूब चैनल पे मिलने वाला है। और यह जो है वो लगातार बना हुआ है कि मतलब एक दिन में 2 से 3 4 वीडियो भी आ जाता है। और वह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट पेपर में ही आएगा। पेपर में यही क्वेश्चन जो है वो छपना है। इसलिए आप जो है इसमें जो है वो रेगुलर बने रहें, और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, जो भी आपके सगे संबंधी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उसमें शेयर करना ना भूलें। अदरवाइज़ हमारा मोटिवेशन नहीं आएगा तो हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे, और आपका जो है वो क्या होगा, सक्सेस जो है वो रुक जाएगा। आपका जो बेहतर मार्क्स आना है इस चैनल के माध्यम से वह जो है आपका रुक जाएगा। चलिए दोस्तों, बस हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और फिलहाल के लिए धन्यवाद।